आज जो हमने शहीद चंद्रशेखर और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए हम पहुंचे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नारा दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, संगठन और आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और संगठन और आंदोलन के लिए अधिकार संविधान हमें देता है, और इसीलिए आज उस संविधान पर जो हमला हो रहा है, उस संविधान की रक्षा करना हम सबके लिए एक सबसे बड़ा कार्य बन जाता है, क्योंकि वो दस्तावेज आधार जहां से हमें संगठित होने का अधिकार मिलता है, जहां से हमें लड़ने के लिए अधिकार मिलता है, वो अधिकार हम छोड़ नहीं सकते। और इसलिए आज ये सम्मेलन आप करेंगे, इस समय पूरे देश हम देख रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए देश के हर वर्ग के लोग खड़े हो रहे हैं। देश बन रही है संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। हम चाहेंगे कि ये जो बड़ी एकता है, बड़ा आंदोलन है, इसमें बिहार के किसान और किसान महासभा हमारी अपनी निर्णायक भूमिका है। अभी कुछ पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, भाई सरकार लोगों की बन गई, सरकार बन गई तो आंदोलन क्यों? सरकार कभी बनती है, सरकार कभी रहती है, सरकार कभी टूटती है, सरकार तो कभी कभार की बात है, लेकिन आंदोलन हमेशा आंदोलन को ही, इस आंदोलन के बगैर कुछ नहीं होता। और इसीलिए जब कोई आंदोलन खड़ा होता है अपनी जायज मांगों को लेकर के, वो ये देख करके नहीं खड़ा होता है कि सरकार में कौन है, बल्कि सरकार में कौन है उनको साबित करना पड़ता है बार बार कि हम इस आंदोलन के साथ हैं, हम इन जायज मांगों के साथ हैं। जब किसानों का आंदोलन होगा, सरकारों को साबित करना पड़ेगा कि आप किसान के हितैषी हो या किसान के खिलाफ हो। जब नौजवानों का आंदोलन खड़ा होगा रोजगार के लिए, सरकारों को साबित करना पड़ेगा कि आप नौजवानों के पक्ष में हो, रोजगार के पक्ष में हो, या आप नौजवानों के खिलाफ खड़े हो। और इसीलिए आंदोलन बुनियादी बात है। सरकारें आती है, सरकार रहती है, सरकार अच्छा काम करे, अच्छी बात, अच्छा काम हो तो मदद करेंगे लोग, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखना, ये हर जो नागरिक जो जिंदा है, जो सचेत है, जिंदा कौम है, उस सब के लिए ये हमारी बुनियादी पहचान है कि हम हमेशा अपने अधिकारों के लिए, मांगों के लिए, अपने जायज मुद्दों को लेकर पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी सजगता है। हम कभी भी सो जाएंगे, हम सो जाएंगे तो मिला करके लूट के चला जाएगा। जगे रहना, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहना, ऐसा है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडा और भाकपा माले हमारी भी ये बुनियादी पहचान है और हमारा बुनियादी चरित्र है। साथियों, आज जिस समय हम यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक बहुत विपरीत परिस्थिति हमारे सामने है। पिछले 7 अक्टूबर को उस हमले में लोग भी मारे गए। वैसे 23 लाख लोग रहते हैं, उस इलाके के ऊपर इन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, अस्पतालों पर बम बरसाया गया। एक अस्पताल में 500 से ज्यादा
सेवा करने वाले कर्मचारी भी, मरीज के परिवार के लोग भी वो मारे गए। और ये मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। और लोगों को सिर्फ बम से नहीं मारा जा रहा है, उनको भूखे मारने की भी पूरी तैयारी चल रही है, भूखे प्यासे मारने की भी। और इसीलिए इजरायल ने प्रतिबंध लगा दिया कि वहां भोजन नहीं पहुंचेगा, वहां पानी नहीं पहुंचेगा, वहां बिजली नहीं पहुंचेगी, वहां किसी तरह का कोई ईंधन नहीं होगा, कोई दवाई नहीं पहुंचेगी, कोई राहत सामग्री वहां नहीं पहुंचेगी। आज इसी दौर का हम मुकाबला कर रहे हैं। ये जो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच के सवाल हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कोई दो देश के बीच के झगड़े हैं। तो दो देश पहले नहीं थे। आज से 100 साल पहले इजरायल नाम का कोई देश नहीं था, देश एक ही था, फिलिस्तीन। उसी देश में सब लोग रहते थे, वहां मुसलमान भी रहते थे, वहां यहूदी भी रहते थे, वहां ईसाई भी रहते थे। लेकिन इन यहूदियों को हिटलर के जर्मनी में उनको खदेड़ा गया, उनकी हत्या की गई, उनको पूरे यातना शिविरों में कत्लेआम उनका किया गया। करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर के जर्मनी में उनकी हत्या कर दी गई और यूरोप के बहुत सारे देशों से उनको खदेड़ा गया। और उनको खदेड़ करके एक तरह से एक इजराइल नाम का एक देश बना करके उनको फिलिस्तीन में स्थापित कर दिया गया। एक देश को आप कह सकते हैं कि एक देश के अंदर एक दूसरे देश को घुसाया गया। जैसे कहते हैं कि घुसपैठी, तो कभी कभी कहते हैं कि फलाना देश से कोई घुसपैठी आ गया। यहां कोई एक आदमी नहीं आया, एक देश के अंदर एक दूसरे देश के एक बैनर लगा करके, उसका एक पूरा साइन बोर्ड खड़ा करके एक दूसरे देश को घुसा दिया गया। फिलिस्तीन के अंदर इजराइल को घुसाया गया। और जब घुसाया गया तो धीरे धीरे उन्होंने ये शुरू किया कि पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेना और फिलिस्तीनियों को ही अपने देश से भगा देना। और यही करते करते आज वो फिलिस्तीन के देश के लोग वो अपने देश के लिए, अपने ही देश में अपनी आजादी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं। एक तरह से आखिरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो इस बात को किसान से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? जो किसान अपने खेत और खेती को बचाने के लिए कि खेत हमारा है, खेती हमारी है, और वहां अदानी को घुसाया जा रहा है, वहां अंबानी को घुसाया जा रहा है, वहां पूंजीपतियों को घुसाया जा रहा है, उनका कब्जा दिलाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह सोच लीजिए कि फिलिस्तीन एक देश था, किसान थे, मेहनत करने वाले लोग थे, बच्चे थे, हैं, महिलाएं हैं, एक जिंदा देश। उस जिंदा देश के ऊपर एक कब्जा थोपा गया और उस कब्जे को बढ़ाते हुए अब उस देश को खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने खुद गुलामी का लंबा दौर झेला है। अंग्रेज व्यापार करने के नाम पर आए थे, कारोबार के नाम पर आए थे और आकर के इसी देश पर काबिज हो गए, आकर के हमारे ही देश में लूट करने लगे, राज करने लगे और फूट डालने लगे, हमें गुलाम बनाया। और ऐसे ही गुलामी के दौर से जूझते हुए, लड़ते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए अपने भगत सिंह ने देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आंदोलन किया, तरह तरह के हमारे देश में आंदोलन हुए, आजादी का लंबा आंदोलन का दौर चला। अभी हमने 75 साल मनाए उसके। तो हमें ये मालूम है कि गुलामी क्या होती है और कितनी मशक्कत करके, कितनी कुर्बानी दे करके, कितनी लंबी लड़ाई लड़ते हुए आजादी हासिल करनी पड़ती है। तो आज इसलिए हमारी हमदर्दी फिलिस्तीन के उन लोगों के साथ है जो आज इस गुलामी के खिलाफ, इस पूरे युद्ध के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, बर्बरता के खिलाफ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन शर्म की बात है कि जो मोदी सरकार है, इस सरकार ने खुद को गिरवी रख दिया है।
इजराइल के पास, और इजराइल के साथ अमेरिका मिला हुआ है। इजराइल और अमेरिका के जो पूरे दुनिया में इस समय ये दो देश पूरी दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया पर युद्ध थोप रहे हैं, हिंसा थोप रहे हैं। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने खुद को गिरवी रख दिया। कल यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में जब इस पर प्रस्ताव लिया जा रहा था कि गाजा में युद्ध विराम हो, इस युद्ध को रोका जाए, इसको तत्काल रोका जाए, लोगों की जान ना जाए, और जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उस पर बातचीत के जरिए कोई हल निकाला जाए, राजनीतिक हल निकाला जाए। लाखों लोगों की हत्या करके कोई राजनीतिक हल नहीं निकाला जा सकता है। तो इस तबाही के खिलाफ एक युद्ध विराम के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए, जिंदगी के लिए जब एक प्रस्ताव आया, तो मोदी राज में जो भारत के प्रतिनिधि वहां है, उन्होंने शांति के पक्ष में वोट डालने से इनकार कर दिया। इजराइल को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए वो उन्होंने कहा कि हम तटस्थ रहेंगे, हम इसमें शांति की मांग नहीं करेंगे। और जब ये काम हम कर रहे हैं, मोदी सरकार ऐसा काम कर रही है, तो उस समय आप देख रहे हैं एक छोटा सा देश है वहां, उसी खाड़ी इलाके में, कतार, जहां फुटबॉल का विश्व कप हुआ था, जहां हमारे हिंदुस्तान के लाखों लोग काम करने के लिए जाते हैं। पता नहीं, सिवान से बहुत सारे लोग जाते हैं, दुबई में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, कतार में भी जाते ही होंगे लोग। उस कतार में भारतीय नौसेना के 8 बड़े अधिकारी वो पकड़े गए। उनके ऊपर इल्जाम है कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, कतार में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। सरकार ने उनको रोक लिया, गिरफ्तार कर लिया, और अभी उनको मौत की सजा सुनाई गई है। मोदी सरकार खामोश है, चुप है। यहां G20 की बैठक हुई और कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया में मोदी जी का पूरा डंका बज रहा है, और छोटा सा मुल्क है कतार। 8 हिंदुस्तान के नौसेना के बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं, और आरोप है कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। सरकार इजराइल के सामने घुटना टेकने में मशगूल है, अमेरिका को खुश करने में, इजराइल के तुष्टीकरण करने में मशगूल है, और उसी इजराइल के नाम पर हमारे 8 नौसेना के लोग, जिनको अब फांसी की सजा सुना दी गई, इसको लेकर के मोदी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए आज इस दौर में हम अपने देश के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो दुनिया में हिंसा का माहौल है, युद्ध का माहौल है, वहां शांति कैसे आए, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और हमारे देश की सरकार अगर पूरी दुनिया में अगर युद्ध फैलाने में लगी हुई है, शांति के खिलाफ अगर मोदी सरकार काम कर रही है, तो हमें शांति के पक्ष में तब बिल्कुल यही तय करना पड़ेगा, जैसे किसानों ने तय किया था कि ये 3 कानून को वापस कराना है और मोदी सरकार को इसीलिए गद्दी से हटाना है, खेती को बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाना है। आज हम ये भी कहेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है, जो दुनिया में शांति के लिए है, युद्ध के खिलाफ है, उस विदेश नीति को भी ठीक करने के लिए, विश्व शांति के लिए, गाजा पट्टी के लोगों को बचाने के लिए, भारत के नौसेना के उन अधिकारियों को बचाने के लिए भी हमें इस मोदी सरकार से छुटकारा पाना ही होगा। और जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में देश में बड़े बदलाव के लिए तैयार होना होगा। अभी 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में। चुनाव में आचार संहिता लगती है। आचार संहिता जब लगती है तो सरकार के ऊपर कुछ पाबंदी होती है। अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लागू है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्ता के लिए राजस्थान में
जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो जाकर के इस समय छापा मार रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर पर, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पर चुन चुन करके विपक्ष के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर छापेमारी चल रही है। तो लग रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है। ठीक जैसे इजराइल और गाजा पट्टी की लड़ाई, गाजा पट्टी को कब्जा करने के लिए इजराइल जिस तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया, लगता है कि मोदी सरकार भी सत्ता में बने रहने के लिए जनता का सारा अधिकार छीन करके देश के पूरे विपक्ष को परेशान करके, लोगों को परेशान करके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अभी देश के हमारे तमाम पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं जो मोदी सरकार के पास है, मोदी सरकार के साथ है, उनके लिए कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन जिन सब पत्रकारों ने किसान आंदोलन का कवर किया, किसान आंदोलन की खबर पूरे देश में पहुंचाने की जिन्होंने कोशिश की, उन पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। किसान आंदोलन को कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन देश को अस्थिर करने का, बर्बाद करने का एक अपराध था। आंदोलन को बताया जा रहा है कि अपराध है, और आंदोलन की खबर पहुंचाने के लिए जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वैसे पत्रकारों को बताया जा रहा है कि ये देशद्रोही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। और इसीलिए किसान संगठन को अपने आंदोलन के लिए उन तमाम पत्रकारों के पक्ष में भी आज हमें खड़ा होना होगा जो पत्रकार हमारी खबर जनता तक पहुंचाते हुए आज जेल के अंदर भेजे गए हैं। उन पत्रकारों की आजादी के लिए, उस पूरे प्रेस की आजादी के लिए, उन पत्रकारों की रिहाई के लिए भी हम आवाज बुलंद करेंगे। तो साथियों, ये जो समय है, ये समय लड़ने का है और मजबूत एकता कायम करने का है। विधानसभा के चुनाव जहां हो रहे हैं, खबर आ रही है कि लोग बिल्कुल तैयार हैं और किसान अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, वोट भी करेंगे, और हमें 2024 की बिल्कुल तैयारी करनी है। बिहार है, 2019 में हमने देखा, उस समय भी किसान आंदोलन में थे, कर्जा मुक्ति के लिए हम लड़ रहे थे, फसल की कीमत के लिए हम लड़ रहे थे, लेकिन एक कांड हुआ और सारे वोट एनडीए वालों को मिल गए। बिहार की तमाम सीटें एक किशनगंज की सीट छोड़ करके वो सीट चली गई। अब तो उस समय के जो कश्मीर के राज्यपाल थे, पुलवामा के दौर में सतपाल मलिक खुद के बताए कि पुलवामा कैसे हुआ, और पुलवामा कांड के बाद सरकार की चिंता थी ये काम क्यों हुआ, शहीदों के पक्ष में नहीं खड़े हुए, कैसे उठाया जाए, इसके नाम पर कैसे वोट बटोरा जाए, इसके नाम पर पूरे देश में कैसे उन्माद का माहौल बनाया जाए, इसकी कोशिश हुई। और आज इसीलिए लोग बिल्कुल सतर्क हैं। हमें पूरी सतर्कता के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है। अभी हमने देखा विजयादशमी के मौके पर उसका ये स्थापना दिवस है, और उस स्थापना दिवस के मौके पर जो संचालक है, आज है देश में, लोगों से कह दिया कि मोदी सरकार के पक्ष में वोट करो, बुला करके मोदी जी के पक्ष में वोट करो, क्योंकि मोदी जी जो है विश्व गुरु है। कितना विश्व गुरु है तो आप देख रहे हैं, दुनिया में कितना हमारा डंका बज रहा है, पता चल रहा है सरकार क्या कर रही है। तो हमें तो अपने मुद्दों पर वोट करना है। ये कह रहे हैं कि अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, और इस समय पूरे देश में तो राम के नाम पर वोट मांगने की पूरी तैयारी चल रही है। राम के नाम पर फिर एक बार राम के नाम पर बाबरी मस्जिद को गिराया गया, राम के नाम पर रथ यात्रा निकाल करके राम के नाम को बदनाम करते हुए पूरे देश में दंगा किया गया।
आज फिर मंदिर के नाम पर वही माहौल बनाने की कोशिश है। और इसीलिए किसानों को चाहिए, देश के तमाम जो अमन पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, सबको चाहिए कि हम लोग बिल्कुल एकताबद्ध रहें, सतर्क रहें। और जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव को जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए। किसानों के सामने अपने अपने अपनी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के आप लोग इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे। बिहार के किसानों के अपने भी मांग है, पूरे देश के किसानों के मांग है। हमारे फसल की सही कीमत मिले, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा करे, हमारे नहर में पानी हो, खेत में पानी हो, वो सारी बातें, बीज, बिजली, पानी, वो मांगे हमारी है, उसको लेकर हम लड़ेंगे। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मांगों को हासिल करने के लिए हमें इस बात की भी गारंटी करनी होगी कि देश संविधान के हिसाब से चले, संविधान पर खतरे ना हो। और इस देश में जो तानाशाही थोपने की कोशिश हो रही है, इस कोशिश को हमें शिकस्त देनी होगी, ताकि लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तभी किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा और किसान को अपना अधिकार मिलेगा। तो अपने अधिकारों के साथ साथ आंदोलन करने का अपना अधिकार, संगठन बनाने का अपना अधिकार, और इस आंदोलन और संगठन के लिए संविधान की रक्षा, ये हमारे सामने बड़ा कार्यभार है। हमें पूरा भरोसा है कि आपका ये सम्मेलन बिहार में आने वाले दिन के आंदोलन के पूरी दिशा तय करते हुए, उसके कार्यभार तय करते हुए, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती है, इस पर भी ये सम्मेलन जरूर संज्ञान लेगा और एक रास्ता तय करेगा। बिहार में किसान आंदोलन, बिहार का किसान आंदोलन अपने मिजाज का आंदोलन है। पंजाब का आंदोलन हमने देखा, काफी विकसित खेती थी पंजाब में, विकास भी ज्यादा हुआ था। उस विकास के अंदर संकट भी ज्यादा पैदा हुआ। उस विकास के नाम पर जो हरित क्रांति वहां हुई, आज तो वहां जिस तरह से खेती संकट में है, किसान कैंसर में मारे जा रहे हैं, खेती चौपट हो रही है, तो पंजाब के किसानों के सामने अपने सवाल है। बिहार का किसान, हमें तो कभी विकसित होने नहीं दिया गया, हमें तो पिछड़ा बना के रखा गया। हमारे किसानों के पास तो, बहुत सारे किसान के पास जमीन नहीं है, बहुत सारे लोग जो खेती करते हैं वो अपने, उनके पास जमीन नहीं है, पट्टे पर जमीन लेकर के खेती कर रहे हैं। तो छोटी खेती है, छोटी खेती, बटेदारों की जो खेती है, किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित खेती है, अलाभकारी खेती है, और इसीलिए हमारे सामने अलग किस्म का संकट है। हम लड़ेंगे, तो इन तमाम मुद्दों पर आप लोग चर्चा करेंगे। और बिहार में किसान आंदोलन ने जो आज बिहार के समाज बदला है, जो पुराने जमाने का जो सामंती धाक था, जो जमींदारी थी, उस जमींदारी को मिटाने का आपने काम किया, उस सामंती धाक को कुचलने का आपने काम किया। और ये किसान आंदोलन के बल पर ही बिहार के वंचितों को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को नई पहचान मिली, नया सम्मान मिला। तो आज के दौर में फिर एक बार दलित गरीब की भी पहचान और सम्मान की भी बात उठ रही है। महिला आरक्षण का एक बिल पास हुआ, आरक्षण कब मिलेगा किसी को पता तो आरक्षण में भी हमारे सामने सवाल कर दिया है। हमें महिलाओं के लिए भी न्याय चाहिए, आरक्षण चाहिए। इस देश के बिहार में देश में हो और जनता पूरे देश तो निश्चित भी मिले, बाहर भी मिले। मतलब है आरक्षण के जरिए छोटे हिस्से को फायदा, बड़े हिस्से को फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है।
पहला शिक्षित बनो, लड़ाई भी है, लेकिन उसी के साथ साथ शिक्षा और रोजगार, इसकी बड़ी लड़ाई हमारे सामने है। और इस बड़ी लड़ाई के लिए बिहार को आप लोग और ज्यादा तैयार करेंगे, ताकि आने वाले दिन में जब जब देश में संकट आता है तो बिहार से समाधान का रास्ता निकलता है, बिहार से आवाज उठती है। वो 1857 की बात हो, वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हो, वो भोजपुर का आंदोलन हो, वो 74 का आंदोलन हो, हमेशा सामंतवाद के खिलाफ, जमींदारी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बिहार ने आवाज उठाई। तो आज देश में ये जो सांप्रदायिक फासीवाद है, जो देश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, ये बर्बादी की ताकतों के खिलाफ, तबाही की ताकतों के खिलाफ भी आज फिर एक बार बिहार रास्ता दिखाएगा। बिहार से लोकशाही के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, वंचितों के पक्ष में बहुत जबरदस्त आवाज उठेगी। हिंदुस्तान की नजर बिहार पर है और बिहार का, हम कहेंगे बिहार की नजर लाल झंडे पर है। और ये लाल झंडे का किसान आंदोलन, ये लाल झंडे की धरती, ये सिवान में क्या तैयारी हो रही है, बिहार में क्या तैयारी हो रही है, इस पर पूरे देश की नजर है। आपसे ही अपील करते हुए कि और भरोसा रखते हुए कि आपका ये सम्मेलन जरूर सिर्फ संगठन को दुरुस्त नहीं करेगा, आंदोलन को तेज करेगा। संगठन को दुरुस्त करते हुए, आंदोलन को तेज करते हुए, व्यापक एकता का निर्माण करते हुए, किसान और मजदूर, किसान और महिलाएं, किसान और जवान, किसान और नौजवान, किसान और छात्र, सबके आंदोलन को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए एक ऐसा माहौल बनाएगा बिहार के अंदर, ताकि 2024 का जो चुनाव आएगा, ये चुनाव बिल्कुल आर और पार की लड़ाई है। और आर पार की लड़ाई में फांसीवादी ताकतों को हम मिटाकर ही इस देश में दम लेंगे। और अंबेडकर का जो संविधान है, जिस संविधान को आज अंग्रेजों का संविधान कह करके उस संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उस संविधान की हिफाजत करते हुए हमारे शहीदों के अरमानों को हम जरूर मंजिल तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये सम्मेलन सफल हो और आपके इस सम्मेलन के लिए जो आपने तैयारी की, हम देख रहे हैं पूरे बिहार के बहुत सारे जिलों में आपने सम्मेलन किया। आने वाले दिन में ये जो किसान महासभा है, बिहार के किसानों का सबसे बड़ा नेतृत्वकारी संगठन के रूप में उभरे। लाखों लाख किसान हर जिले में हमें लाखों लाख किसानों के बीच में जाना है, किसान महासभा को स्थापित करना है। और इसीलिए आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। किसान महासभा आगे बढ़े और बिहार से लेकर के पूरे देश में किसानों को संगठित करे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका ये 9वां सम्मेलन सफल हो। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद।